ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 43। कश्मीर, गुलमर्ग। भूमि नानी के साथ बगीचे में गई थी। पूरी तरह उजाला हो चुका था। वहाँ पर बहुत से लोग फल लेने आया करते थे क्योंकि यहाँ से फल तोड़कर शहरों में बेचने के लिए लेकर जाते थे। कोई ज़्यादा फ्रूट खरीदता तो कोई कम। जिसकी जितनी इच्छा होती थी वह उतना फ्रूट खरीदा करते थे। एक लड़की आई थी जिसके हाथ में करीब 3-4 महीने का बच्चा था। वह बैठकर एक टोकरी में फल ले रही थी कि तभी उसका बच्चा रोने लगा क्योंकि वह एक हाथ में कस के पकड़ी थी और वह फ्रूट निकाल रही थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर भूमि उसी तरफ देखी जो लड़की सिर पर दुपट्टा लिए फल निकाल रही थी। यह देखकर भूमि उसी के तरफ गई और बोली, सुनिए, आपका बच्चा रो रहा है, लाइए मैं आपका फ्रूट निकाल देती हूँ। यह सुनकर वह लड़की सिर उठाकर भूमि की तरफ देखी और बोली, कोई बात नहीं दीदी, इसका तो सिर्फ रोने का काम है। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए फल निकालने लगी। भूमि को देखा नहीं गया। वह झुककर भी फल निकालकर उसके टोकरी में रखने लगी और बोली, घर में कोई और नहीं है क्या बच्चे की देखभाल करने के लिए? यह सुनकर वह लड़की मुस्कुरा दी और बोली, नहीं ना दीदी, कोई नहीं है, इसलिए तो बच्चे को लेकर फल लेने आई हूँ। यह सुनकर भूमि को दुख हुआ और वह मायूस होते हुए आगे बोली, ये फल लेकर जाकर क्या करोगी आप? यही शाम के बाज़ार में फल बेचती हूँ ताकि मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा निकल जाए। भूमि ने तुरंत उसके हाथ से बच्चे को लेकर प्यार करने लगी और बोली, तुम्हें जितना फल निकालना है निकाल लो, मैं राजू को कह दूँगी, वह तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। वह लड़की फल निकालने के साथ साथ मुस्कुराते हुए आगे बोली, दीदी कोई बात नहीं, ये रोज़ का काम है, मैं तो रिक्शे से चली जाऊंगी। भूमि उस बच्चे को हाथ में लेकर प्यार करने लगी, कभी उसके गाल पर तो कभी उसके नाक पर, उसके हाथ पर, हर जगह किस्सी करने लगी क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा था। और वह भी जो थोड़ी देर पहले रो रहा था अब चुप हो गया और हंसने लगा। भूमि को लग रहा था कि वह आगे कुछ और पूछे कि उसका पूरा परिवार कहाँ रहता है, पर शर्म आ रहा था इसलिए वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप बच्चे को लेकर टहलने लगी। थोड़ी देर में उसने अपने लिए ढेर सारा फ्रूट खरीद लिए। उसके बाद भूमि के पास आकर वह बच्चे को लेते हुए बोली, धन्यवाद दीदी, वैसे आपको मैं यहाँ कभी देखी नहीं थी, आपको 2 दिन से देख रही हूँ। भूमि बोली, हाँ, मैं यहाँ नहीं रहती, नानी के साथ घूमने आई हूँ। वह लड़की बोली, अरे यह तो अच्छी बात है दीदी, कश्मीर बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ 1 हफ्ता रह गई तो जाने का दिल नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर भूमि मुस्कुरा दी और वह लड़की जैसे जाने लगी तो भूमि उसे रोकते हुए बोली, अरे आप कहाँ चली, मैं राजू को कह देती हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएगा। यह सुनकर वह लड़की बोली, नहीं दीदी, इसमें तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी, अब मैं हमेशा फल लेकर अच्छे से चली जाती हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वह अपने बच्चे को एक हाथ में पकड़ी थी। उसके बच्चे का सिर उसके कंधे पर था और वह भूमि की तरफ देख रहा था। बगैर दांत का वह बच्चा हंसे जा रहा था, जो देखकर भूमि भी हंस पड़ी। वह उस बच्चे की तरफ देख तो रही थी और अपने ख्यालों में डूब गई क्योंकि यहाँ आने से पहले ओम ने कहा था कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया। यह याद आते ही उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। मन ही मन वह बुदबुदाते हुए खुद से बोली, ओम जी सही तो कह रहे थे, मैंने 1 बार नहीं 2 बार अपने बच्चे को जान से मारी हूँ। अगर ऐसा ना की होती आज मेरा भी बच्चा मेरे पेट में होता। और ओम जी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखी हूँ। वो अपने बच्चे के लिए ही तो मुझ पर हाथ उठाया था
वह कभी मुझे खुद से दूर नहीं करते। वह मुझे भले प्यार नहीं करते, पर सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चे को प्यार करते। मैंने गलत की, इसलिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। गलत तो मैं भी थी। भूमि यही सब सोच रही थी और उसके आंसू आंखों से लुढ़कते हुए गाल पर आ गए। तब तक सामने राजू आते हुए बोला, भूमि दीदी जरा जाकर गल्ले पर बैठ जाओ, मैं 5 मिनट में आया। राजू का इतना कहना कि भूमि अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जल्दी से हाथों से आंसू साफ करते चली गई। वह यहाँ तो आ गई थी, पर उसे रह रह के ओम की बहुत याद आता था। वह सुबह से लेकर रात तक सारी बातें सोचती थी कि ओम जी सुबह उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे, फिर सिर्फ ब्रेकफास्ट करने नीचे आते होंगे, उसके बाद ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस के से घर। दिन भर उसके दिमाग में यही सब चलता रहता कि वह इस वक्त क्या करते होंगे, आज उन्होंने कौन से कलर का शर्ट पहना होगा। इधर मुंबई गोदरेज मेंशन। दूसरे दिन ओम के आदमियों ने भूमि और उसके नानी पर नज़र रखा था। पूरा दिन बीत गया, पर एक बार भी भूमि और उसकी नानी दिखी नहीं। राका पल पल की खबर ओम को दे रहा था। अब तो ओम की फिक्र और भी बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा दिन भूमि के सोचने में ही जाता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और वह घर से बाहर नहीं निकल रही। कहीं उसकी किसी और के साथ शादी तो नहीं हो गया। ये ख्याल आते ही ओम पागल की तरह हरकत करने लगा। वह कैबिन में बैठे अपने टाई को ढीला किया। एसी चालू होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी और वह टिश्यू पेपर लेकर अपना माथा पोंछने लगा। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, भूमि की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकता। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आग लगा दूंगा जिससे वह शादी करेगी। पर उसका दिमाग कहता था, अगर ऐसा हो गया तो। यह ख्याल आते ही वह फिर से पैनिक होने लगा। उसने जल्दी से राका को कैबिन में बुलाया और कहा, 2 दिन से तुम लोग दोनों पर नज़र रखे हो। ऐसा करो, किसी को भेजकर इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कि भूमि है कहाँ। ये थोड़ा मुश्किल का काम था कि घर पर भेजना और पता लगवाना, क्योंकि घर वाले तो किसी को कुछ बताएंगे नहीं। ओम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। राका आइडिया देते हुए कहा, बॉस, किसी औरत को उनके घर भेजता हूँ, वह पता लगाकर बता देगी। राका का इतना कहना कि ओम उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना बोलकर ओम अपने दोनों हाथ से अपने सिर को दबाने लगा कि कैसे वह पता लगाए। तभी उसे उसकी फ्रेंड मधु का याद आया और उसका याद आते ही ओम राका के तरफ देखते कहा, ठीक है, गार्ड को कह दो कि उन पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विराज से बात करता हूँ। क्योंकि ओम को पता ही था कि मधु विराज के घर में ही रह रही है, ओम ने तुरंत विराज को कॉल लगाया और कहा, मुझे अभी मिलना है। विराज अभी ब्लैकबेरी होटल में था और उसने वॉच में टाइम देखते हुए कहा, मुझे फ्री होने में टाइम लगेगा, थोड़ा अर्जेंट काम है। अगर तुम फ्री हो तो यहीं आ जाओ, क्योंकि मुझे शाम तक फ्री हो पाना मुश्किल है। ओम हाँ बोलकर कॉल कट किया और राका को लेकर निकलने के लिए कहा। कुछ देर बाद ओम ब्लैकबेरी पहुंच गया। ओम को विराज का 10 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वह कोई मीटिंग हैंडल कर रहा था। विराज का ऑलमोस्ट मीटिंग ख़त्म हो गया था और वह निकलकर बाहर आया, पर उसे दूसरी मीटिंग अटेंड करना था। पर उससे पहले उसके लिए ओम भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। दोनों साथ में कैफेटेरिया में आए। वेटर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। विराज कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेते हुए कहा, बोलो क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है बहुत ज़रूरी काम से आए हो। ये सुनो, बोला, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, ऐसी बात है, बताओ तो ज़रा मैं भी जानूं। विराज कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा। ओम आगे बोला, मैं भूमि से मिलने
उसके घर गया था क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तड़प रहा हूँ मैं उसे देखने के लिए। मुझे आज मेरे कमरे में ही घुटन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी कीमती चीज़ मुझसे दूर हो गया है। विराज जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था बड़े गौर से ओम को ऑब्जर्व भी करने लगा, बल्कि उसने कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रख दिए और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। ओम जैसे शांत हुआ तो विराज आगे बोला, इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ओम आगे बोला, इसमें तुम मेरी बस इतनी मदद करो, भूमि की फ्रेंड मधु, उसको कहो कि वह मेरी बात भूमि से करवा दे, क्योंकि 2 दिन से गार्ड उसके घर के बाहर पहरा दे रहा है, पर वह एक बार भी बाहर नहीं निकली। ओम ने सारी बातें विराज को बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद विराज सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। मधु तो उनकी फ्रेंड है, वह तो तुरंत चली जाएगी। ओम बोला, हाँ, पर उसके पहले तुम मधु से बात करो, उसे समझाओ कि वह जाकर मेरे लिए इतना करे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो मासी न जाने कितने सारे सवाल एक साथ में पूछेगी, और तुम्हें तो पता ही है आजकल सब मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो प्लीज़ तुम मधु से इसी वक्त कहो कि वह भूमि के पास जाए और पता लगाए कि भूमि कहाँ है, क्या चल रहा है उसके घर में। यह सब सुनने के बाद विराज को अपने घर का याद आने लगा कि उसकी बहन आजकल मधु के साथ क्या कुछ नहीं कर रही। विराज अपना मोबाइल निकाला और मधु को कॉल लगाया। मधु इस वक्त हॉस्पिटल में थी। विराज को नहीं पता था कि वह जॉब कर रही है। लगातार रिंग बजने के बावजूद भी मधु ने उसका कॉल नहीं उठाया। जो देख उसने दूसरी बार भी कॉल लगाया। तीसरी बार भी उसने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाई। विराज को लगा कि वह ज़रूर नाराज़ होगी, इसलिए वह कॉल नहीं उठा रही। उसने अपने घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाने का सोचा, पर वह जानता था कि अगर उसकी मॉम ने कॉल उठा लिया तो वह मधु से बात तो नहीं करने देंगी। मजबूरन उसे विधि को कॉल लगाना पड़ा, और विधि ने जैसे अपने भाई का कॉल पिक की तो विराज सख्त आवाज़ में बोला, कहाँ हो तुम? कॉल के दूसरी तरफ से विधि बोली, कहाँ रहूँगी, घर पर हूँ, अपने कमरे में बैठी हूँ। विराज बोला, मुझे मधु से बात करना है, उसे कहो मुझे अर्जेंट कॉल करे। विधि बोली, लो कर लो बात, आपको नहीं पता मैडम ऑफिस जा रही हैं, तो आपका कॉल कैसे उठाएंगी? क्या मतलब ऑफिस जा रही है, कॉल नहीं उठाएगी? कॉल की दूसरी तरफ से विधि बोली, यही कि मधु हॉस्पिटल में जॉब करने जाती है, इसलिए उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया रहेगी। मधु जॉब पर जा रही है। विराज सुनकर अजीब सा रिएक्ट करते हुए कहा, कब से जॉब ज्वाइन की और मुझे नहीं पता। विधि को चांस मिल गया कि वह अपने भाई को थोड़ा और परेशान कर दे। वह आगे बोली, आपका आजकल ध्यान ही कहाँ है भाई? सब तो मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। बोल रही हूँ मिलकर जल्दी से उसे घर से निकाल देते हैं, पर नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद चाहते हैं कि वह घर में रहे। जस्ट शट अप विधि, आजकल बहुत तुम बोलने लगी हो। कौन से हॉस्पिटल में जॉब लगी है उसकी? विधि थोड़ी डरने लगी। उसे लग रहा था कि बताए कि ना बताए, और उसकी आवाज़ ना सुनकर विराज वापस बोला, मैंने तुमसे पूछा कौन से हॉस्पिटल में वह जॉब कर रही है, हॉस्पिटल का नाम बताओ। विराज जो बातें कर रहा था वह ओम भी सुन रहा था। अब विधि न चाहते हुए भी उसे बताना ही पड़ा। अगर वह नहीं बताएगी तो विराज 2 मिनट में पता लगा ही लेगा, जिसके चलते उसने तुरंत बता दी, सिल्वर हॉस्पिटल। विधि जैसे बोली कि विराज ने कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया, और ओम तो पूरी बात सुन ही लिया था। विराज कुछ कह पाता उससे पहले ओम बोला, हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं वहाँ जाकर मधु से बात कर लूँगा। यह सुनकर विराज ने हॉस्पिटल का नाम बता दिया, क्योंकि
विराज के पास भी टाइम नहीं था कि वह ओम के साथ जाए और ओम भी बहुत बिजी था। वह तुरंत उठा और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ा। उसके जाते विराज अपनी चीन पर हाथ फेरते हुए सोच में पड़ गया कि यह लड़की जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे पता नहीं। सिल्वर हॉस्पिटल। ओम जब सिल्वर हॉस्पिटल पहुंचा, गार्ड उसे अंदर जाने दिया। मधु ने जैसे ओम को देखी तो देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ओम हॉस्पिटल में आया है, पर उसे लगा हो सकता है उसका कोई अपना हॉस्पिटल में हो, वगैरह वगैरह उसके जहन में आने लगा। मधु ओम से पहले भी मिल चुकी है, बातें की है। उसे उसका नेचर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ओम ही एक ऐसा था जो विराज के अगेंस्ट जाकर मधु के लिए स्टैंड लिया था और उसकी मम्मी और भाई को फ्लैट देकर मदद किया था। मधु तुरंत चलते हुए ओम के पास आई और बोली, जीजू आप यहाँ कोई हॉस्पिटल में है क्या? मधु के मुंह से अपने लिए जीजू शब्द सुनकर ओम को अच्छा लगा कि कोई तो है जो अभी भी रिश्ते को जोड़े रखा है। मधु को रियलाइज़ नहीं हुआ कि अब ओम और भूमि अलग हो गए हैं। मधु ने इसके पहले ही ओम की मदद की थी जब वह भूमि से मिलने उसके घर आया था। ओम अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले शांत आवाज़ में मधु से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। क्या तुम बाहर आकर मुझसे बात कर सकती हो? ओम का इतना कहना भला मधु कैसे मना कर सकती है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके साथ बाहर चली गई। दोनों गार्डन एरिया में बैठे थे। ओम के चेहरे पे जो हमेशा तेज दिखाई देता था, आज कहीं ना कहीं उसका चेहरा उदासी से घिरा हुआ था। ओम 2 मिनट शांति से बैठा रहा। मधु उसके तरफ ध्यान से देखी और सवाल करते हुए पूछी, ओम जीजू आप दोनों का डाइवोर्स क्यों हुआ? मेरा कहने का मतलब आप दोनों बहुत खुश थे, भूमि भी खुश थी, फिर कैसे हुआ? सॉरी मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मधु हिचकिचाते हुए पूछी तो वहीं ओम बोला, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें बुरा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख है। मैं तो उसे कभी तलाक देता ही नहीं। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया और मैंने उसे डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मधु आश्चर्य होते हुए बोली, मेरी हेल्प? मैं कुछ समझी नहीं। ओम सारी बातें मधु को बता दिया कि वह जब मधु के घर गया था तो उसके पापा ने उसे मिलने से मना कर दिया और 2 दिन से भूमि दिखाई भी नहीं दे रही। उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। सारी बातें सुनने के बाद मधु को टेंशन आने लगा कि भूमि का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। वह तुरंत अपना फ़ोन चेक करने लगी। उसे याद आया उसका मोबाइल लॉकर में है और उसने 2-3 दिन से भूमि से बात नहीं हो पाया क्योंकि अब वह जॉब पर जाने लगी थी। मधु ओम से माफ़ी मांगते बोली, सॉरी वह मेरा फ़ोन अंदर लॉकर में है, बताइए मुझे क्या करना होगा? ओम बोला, तुम भूमि के घर जाओगी, उसे देखने के बाद तुम उसका फ़ोटो मुझे भेजना। उसके बाद मेरे लिए तुम उससे रिक्वेस्ट करना कि एक बार मुझसे बात करे, प्लीज़ मधु मेरे लिए। मधु ओम को दिलासा देते हुए बोली, जीजू आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों जब से अलग हो गए हैं मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना कि आपको इसके आगे प्लीज़ कहना नहीं पड़ेगा। मैं भूमि को मना लूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। मधु का इतना कहना कि ओम के चेहरे पर हल्का स्माइल आ गया और वह तुरंत आगे कहा, तो तुम कब उसके घर जाने वाली हो? जीजू अभी तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी अभी जॉब मिला है। मुझे छुट्टी लेना मुश्किल होगा। मैं ऑन ड्यूटी पर हूँ, पर शाम को जैसे ऑफिस से निकलूँगी सीधे भूमि के घर ही जाऊँगी
और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ये सुन ओम बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी आफ्टरनून हो गया है, शाम होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। ओम 2 मिनट और रुका, मधु के मम्मी और भाई के बारे में पूछा, उसके बाद वह चला गया और मधु अपना काम करने लगी। जब उसने अपना मोबाइल चेक की तो 3 मिस कॉल विराज के भी दिखे। मधु ने विराज को कॉल नहीं लगाई क्योंकि ओम ने बातों ही बातों में बता दिया था कि वह यहाँ आने से पहले विराज के पास गया था, उसने ही उसे कॉल लगाया था, इसलिए मधु ने कॉल बैक नहीं की। शाम होते ही मधु जैसे हॉस्पिटल से निकली कि वह रिक्शा में बैठकर भूमि से मिलने उसके घर चली गई। वह रास्ते में कई दफ़ा भूमि के कॉल लगाई पर उसका कॉल बंद बता रहा था। मधु भी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। वह जल्द से जल्द भूमि को देखना चाहती थी। जैसे रिक्शा दिनेश जी के घर के बाहर रुका, वह जल्दी से उतर के नीचे तेजी से भागते हुए अंदर गई। मधु अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसे सौम्या, अभिषेक और अंजना जी के सिवाय कोई नहीं दिखाई दिया। अंजना जी ने उसे बैठने के लिए कहा। मधु बैठते हुए बोली, आंटी, सुबह से भूमि को कॉल किए जा रही हूँ पर उसका मोबाइल बंद बता रहा है, क्या हुआ, ठीक तो है? मधु को परेशान होता देख अंजना जी बोली, मधु पहले शांत हो जाओ, बैठो, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। मधु बोली, भूमि कहाँ है आंटी? अंजना जी देख सकती थी कि मधु भूमि के लिए कितनी परेशान हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया कि वह इस वक्त अपनी नानी के साथ कश्मीर गई है। अंजना जी मधु को सब कुछ बता ही रही थी कि सौम्या उसके लिए चाय बनाकर लेकर आई। सारी बातें सुनने के बाद मधु को बुरा लगा कि भूमि गई और एक बार भी उससे मिलकर नहीं गई और ना ही एक बार कॉल की। अंजना जी मधु से माफ़ी मांगते हुए बोली, हमें पता है बेटा, तुम्हें बुरा लगा होगा, पर उस वक्त इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे अंकल ने डिसीजन लिया कि तुम्हें बताना भूल गए। हमने सोचा तुम्हें बाद में बता देंगे। मधु बोली, आंटी, अगर मुझे उससे बात करना होगा तो कैसे करूँगी? उसका तो नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। ये सुन अंजना जी मुस्कुराते हुए उन्होंने भूमि के न्यू नंबर दिया, जो देखकर मधु खुश हो गई और मधु आधे घंटे तक वहाँ बैठी थी। अंजना जी जिद करने लगी कि कुछ खाकर जाए। मधु मना नहीं कर पाई और रुक गई। अंजना जी मधु के लिए डिनर बनाने लगी क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था। उन्होंने कहा, मधु, आज तुम हमारे साथ खाना खाकर ही जाओगी। मधु मना करना चाहती थी पर बेचारी लाचार हो गई क्योंकि उसके अंकल आंटी उसे भूमि के जैसा ही प्यार करते थे। अंजना जी ने यह भी कहा, तुम्हारे अंकल अभी आते ही होंगे, वह तुम्हें छोड़ देंगे, तुम फिक्र मत करो। मधु हार मानकर चुपचाप बैठ गई। उसने भूमि को कॉल लगाई और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। दूसरी तरफ कोठारी मेंशन। मधु को घर आने में लेट होगा, जिसके चलते उसने गरिमा जी को कॉल करके बता दी कि वह इस वक्त भूमि के घर है। जब विराज रात को घर आया तो डिनर करने सभी साथ में बैठे थे। सभी साथ में खाना खा रहे थे कि विधि बोल पड़ी, मॉम, मधु को जॉब मिले 8 दिन भी नहीं हुआ, अब तो यह घर भी लेट आ रही है। 15,000 की नौकरी में मैडम इतना उछल रही हैं, मानो लाखों रुपए की नौकरी लगी हो। विधि की बातें हर किसी ने सुना। गरिमा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह फटकार लगाते हुए बोली, विधि, एक भी शब्द मधु के लिए बुरा नहीं कहोगी। अगर उसे 1 मिनट भी लेट होता है ना तो वह मुझे कॉल करके बता देती है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वह अभी इस वक्त भूमि के घर है और भूमि के पापा उसे अभी छोड़ने आएंगे। गरिमा जी का इतना कहना कि विराज को तुरंत याद आया कि ओम आज ऑफिस आया था और वह मधु से उसे हेल्प चाहिए था, इसलिए मधु भूमि के घर गई है।
विधि कहाँ चुप रह सकती, वह आगे बोली, अगर इस लड़की को लाख रुपए का जॉब मिला ना, तब तो यह किसी को भी नहीं पहचानेगी, यहाँ तक कि घर ही नहीं आएगी। फिर देखना मैडम के नखरे। विराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, विधि मॉम ने कहा चुप रहने के लिए, चुपचाप खाना खाओ वरना अपने कमरे में जाओ। विराज पहली बार बोला था, जो देख गरिमा जी श्रीकांत जी भी शॉक्ड हो गए। यकीन नहीं हो रहा कि विराज मधु के लिए स्टैंड ले रहा है, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। विधि मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अपने मॉम डैड को देखने लगी, जो अजीब तरह से अपने बेटे को देख रहे थे। कुछ देर बाद सभी का डिनर हो गया, सब अपने अपने कमरे में गए, पर गरिमा जी लिविंग एरिया में बैठी थी और 10 मिनट के बाद दिनेश जी मधु को छोड़ने आ गए। उन्होंने गरिमा जी से नमस्ते किया। उन्होंने दिनेश जी को बैठने के लिए कह रही थी, पर वह रुके नहीं। उन्होंने कहा कि कभी और आऊँगा। गरिमा जी ने मधु को खाना खाने के लिए बोली, जो सुनकर मधु मुस्कुराते बोली, आंटी मेरा पेट एकदम भर गया है, अगर अब कुछ खाऊंगी ना तो फट जाएगा। इतना बोलकर दोनों हंसने लगी। मधु अपनी कमरे में गई तो गरिमा जी अपने कमरे में चली गई। विराज अपनी बालकनी में से देख लिया था कि मधु आ गई है। उसे भी जानना था आज जो कुछ हुआ है। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना है। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।